Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the topic of literary criticism that we are going to do is about Dr. Johnson. So इसमें हम डिस्कस करेंगे एपी के बारे में and somehow about the Paradise Lost. And we will covering this topic in the two videos इंशाल्लाह. So सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पैराडाइज लॉस्ट जो है ये भी एक एपिक है, लेकिन इसको एक परफेक्ट एपिक परफेक्ट पोएम क्यों बोला जाता है। तो इसकी दो रीज़न्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर पैराडाइज लॉस्ट को एक परफेक्ट पोएम या परफेक्ट एपिक बोला जाता है। फर्स्ट रीज़न जो है इसका डिज़ाइन है, यानी कि इसका फॉर्म में इसके डिक्शन, साउंड्स, मीटर वगैरह आ जाते हैं। और सेकेंडली इसलिए ये अच्छी है क्योंकि इसके अंदर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। परफॉर्मेंस में आप लोगों को पता है कि इसमें प्लॉट और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, कंटेंट वगैरह। तो हमने बताया पैराडाइज लॉस्ट में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक उसका डिज़ाइन और एक परफॉर्मेंस। देन हम कहते हैं कि जो एपिक पोएट होता है वो एक जीनियस पोएट होता है। उसकी हम रीज़न बताते हैं कि एपिक पोएट को क्यों जीनियस बोला जाता है। एपिक पोएट को इसलिए बोला जाता है जीनियस पोएट क्योंकि वो सारी पावर्स को असेंबल करके अपनी सारी एबिलिटीज़ को यूटिलाइज़ करके एक अच्छी एपिक लिखता है। बाकी कोई भी पोएट हो, मतलब रोमांटिक पोएट्री लिखने वाला हो या एनीथिंग एल्स, तो वो क्या करता है, किसी एक म्यूज़ को यूज़ करता है, उसके पास एक चीज़ का नॉलेज हो वो उसके ऊपर लिख लेता है। लेकिन जो एपिक पोएट है उसको सारे जितने भी 9 म्यूज़ हैं उनका नॉलेज हो, देन ही विल बी एबल टू राइट अ परफेक्ट एपिक। देन हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि एपिक के अंदर कंट्रास्ट यूज़ किया जाता है, यानी कि एपिक को इस तरह लिखा जाता है कि उसके अंदर प्लेयर के साथ ट्रूथ को कंबाइन किया जाता है। आप लोगों को पता है प्लेयर से शो होता है कि किसी चीज़ की एक्साइटमेंट एंड ट्रूथ, एंड वी नो दैट द ट्रूथ इज़ बिटर। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कंट्रास्ट हैं। और इसमें किसका कॉम्बो किया जाता है, इमेजिनेशन का रीज़न के साथ। अब इमेजिनेशन कभी भी लॉजिकल नहीं होती, लेकिन रीज़न हमेशा लॉजिकल होती है। तो अगेन ये दोनों एक दूसरे के कंट्रास्ट हैं। तो हमें ये चीज़ पता चल गई कि एपिक में हमेशा चीज़ों का कंट्रास्ट किया जाता है, यानी कि ट्रूथ का प्लेयर के साथ और इमेजिनेशन का रीज़न के साथ। देन हम प्लॉट के ऊपर अगर आएँ तो प्लॉट में कहा जाता है कि जिस तरह हमने ट्रेजिडी में बात कवर की थी कि प्लॉट को हमेशा हिस्ट्री से लेना चाहिए, तो सेम इज़ द केस विद एपिक। एपिक का जो प्लॉट है वो भी हमेशा हिस्ट्री से लेना चाहिए। लेकिन अब हिस्ट्री से लेने का मतलब ये तो नहीं है कि उसको सेम एज इट इज़ पोएट्स उनको लिख देंगे, ऐसा नहीं होता। पोएट्स अपनी पोइटिकल एबिलिटीज़ से ज़रिए उसमें इम्प्रोवाइजेशन करते हैं और एक अच्छा सा प्लॉट क्रिएट करते हैं। और इसके प्लॉट में दो चीज़ें मस्ट होनी चाहिए, यानी कि रेट्रोस्पेक्शन एंड एंटिसिपेशन। रेट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है टू थिंक बैक एंड एंटिसिपेशन का मतलब होता है टू लुक फॉरवर्ड। तो इस तरह का जो प्लॉट होता है वो बहुत बेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि एपिक के अंदर एक और एलिमेंट्स होने चाहिए हैं, वो है अबाउट मोरालिटी एंड वाइसेस एंड वर्च्यूज़ मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। एक तो उसके अंदर उसका मॉरल मस्ट होना चाहिए, एपिक का एम नहीं होनी चाहिए, उसका कोई ना कोई मॉरल होना चाहिए। और वाइसेस और वर्च्यूज़ यानी अच्छाई और बुराई को क्लियर कट लाइन से वाज़े करना चाहिए कि ये चीज़ हम अच्छाई में दिखा रहे हैं एंड दिस विल प्लेस इन द वर्च्यूज़ एंड अदर इन द वाइसेस। तो दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। और वाइसेस एंड वर्च्यूज़ ये नहीं है कि बस हमें एपिक की हद तक, हमें उनको डेली लाइफ से भी इसकी एग्जांपल्स मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो पोएट्स हैं उनको जो है सही से जो एग्जांपल्स हैं वो भी कंक्रीट एग्जांपल्स वो अंदर प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है। देन हम अगर इसके यहाँ तक परफॉर्मेंस का हमने जिसमें कवर किया, इसमें हमने प्लॉट की बात बताई, उसके बाद हमने ये इसमें बताया कि कंट्रास्ट यूज़ किया जाता है मोरालिटी की, वाइसेस एंड वर्च्यूज़ की। अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन में हम कहते हैं कि जो पोएट होता है ही मस्ट यूज़ अ बेस्ट डिक्शन बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट फ्रेजेस, वर्ड्स, साउंड्स एंड मीटर्स। तो ये बात जो हमारी आती है वो डिज़ाइन और फॉर्म में आती है। देन हम देखेंगे कि जो है एपिक और पैराडाइज लॉस्ट में क्या डिफरेंस है। अब पैराडाइज लॉस्ट भी एक एपिक है, लेकिन क्योंकि हमने स्टार्ट में कह दिया कि पैराडाइज लॉस्ट जो है वो एक अच्छी एपिक है बाकी एपिक्स से, जो ट्रेडिशनल एपिक्स हैं उनसे, तो उसकी हम रीज़न वाज़ह करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं मोरल की। मोरल की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ब्रूस हू एक क्रिटिक है, वो कहता है कि जितनी भी एपिक्स होती हैं उनके अंदर मोरल मस्ट होना चाहिए। अगर कोई चीज़ अगर है उसको हम तब तक एपिक नहीं कह सकते जब तक उसके अंदर मॉरल नहीं होगा तो हम उसको एपिक नहीं कह सकते। और बाकी जितनी भी ट्रेडिशनल एपिक्स हैं पैराडाइज लॉस्ट को छोड़ के, उनका जो मॉरल होता है वो होता है इंसिडेंटल, मतलब बाई चांस मॉरल आ जाता है या कॉन्सिक्वेंटली। और ज़्यादातर जो मॉरल होता है वो मैन ओरिएंटेड होता है, किसी एक शख्स की कहानी चल रही होती है और उसका मॉरल एंड पे जो निकलता है। लेकिन जो पैराडाइज लॉस्ट है वो क्यों यूनिक है, क्या रीज़न है उसके मॉरल में, है तो उसका भी मॉरल, लेकिन क्या यूनिकनेस है। तो हमने कहना है कि जो मॉरल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट है वो यूनिक है क्योंकि वो इसेंशियल है और इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि
बाय नेचर मॉरल हमें शो होता है। और इसका जो मॉरल है दैट इज़ अबाउट, ये लाइन याद रखिएगा, टू विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन, टू शो द रीज़नेबलनेस ऑफ रिलीजन एंड द नेसेसिटी ऑफ ओबीडियंस टू द डिवाइन लॉ। इसमें देखें पैराडाइज लॉस्ट में खुदा जो है वो ख़ुद लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है और खुदा के वेज बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि हमारा जो मज़हब है, थियोलॉजी है, वो क्यों ज़रूरी है और ये क्यों ज़रूरी है कि हम जो है वो खुदा के लॉ को माने। तो इसमें एक बहुत बड़ी बात हो रही है, ठीक है, खुदा खुद कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन जो बाकी एपिक्स का मॉरल होता है उसमें सिर्फ ये होता है कि एक आदमी के बारे में मॉरल होता है। दैन हम फेबल की बात करें। फेबल बेसिकली स्टोरी या प्लॉट को बोलते हैं। अब मॉरल को कन्वे करने के लिए हमेशा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? हमें स्टोरी की, यानी कि फेबल की। तो बाकी जितनी भी एपिक्स होती हैं उनके अंदर फेबल नहीं होती तो हम उसको एपिक्स नहीं कह सकते। तो एपिक के अंदर फेबल का होना बहुत ज़रूरी है। तो जितनी भी ट्रेडिशनल एपिक्स हैं पैराडाइज लॉस्ट को छोड़ के, उनका जो मॉरल है वो किसी एक शख्स के बारे में फेबल एक आदमी की कहानी चल रही होती है पूरे प्लॉट में या कुछ आदमियों की। लेकिन जो है पैराडाइज लॉस्ट उस फेबल यूनिक है। क्यों यूनिक है? क्योंकि उसमें सिर्फ एक आदमी की बात नहीं हो रही, इसमें पूरी ह्यूमैनिटी की बात हो रही है, ठीक है। द फेबल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज़ अबाउट द फॉल ऑफ मैन, ठीक है। तो ये फॉल ऑफ मैन से हमें शो हो रहा है कि जिसमें हज़रत आदम और ईव की बात करेंगे, आदम अलैहिस्सलाम और हवा की। तो उसमें क्या है कि हम उनसे पूरी ह्यूमैनिटी को रिलेट कर रहे हैं। तो इसमें इंटायर ह्यूमैनिटी की बात हो रही है। तो जॉन मिल्टन जिसने पैराडाइज लॉस्ट लिखी है उसने ऑलमोस्ट जब फॉल ऑफ मैन की बात की है तो उसने उससे पहले जो इवेंट्स थे फॉल ऑफ मैन से पहले उनको भी अंदर पोर्ट्रे किया है, और इसके अलावा जो है उसके फॉल ऑफ मैन के बाद जो इवेंट्स थे उनको भी पोर्ट्रे किया है। और उसने सारा जो थियोलॉजी का सिस्टम है उसको कम्प्लीटली इंटरवोव करने की भी एक बहुत अच्छी कोशिश की है। तो ये एक रीज़न है कि फेबल जो है वो क्यों यूनिक है पैराडाइज लॉस्ट में। दैन अगर हम बात करें तो बात सब्जेक्ट की आती है। तो बाकी जितनी भी एपिक्स हैं उनके अंदर सब एपिक्स में सब्जेक्ट का होना लाजमी होता है, वरना हम उनको एपिक नहीं बोल सकते। तो जितनी भी ट्रेडिशनल एपिक्स हैं उनका जो सब्जेक्ट वो होता है अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉलोनी, राइज ऑफ कॉलोनी और फाउंडेशन ऑफ एन एम्पायर। लेकिन जो पैराडाइज लॉस्ट है वो यूनिक है क्योंकि इसमें किसी एक एम्पायर की बात नहीं है, किसी एक कॉलोनी की बात नहीं है, किसी राइज ऑफ एक कॉलोनी की बात नहीं है। उसमें बात है अबाउट द फेट ऑफ वर्ड्स, अबाउट द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। तो इसमें अगेन एक बड़ा एलिमेंट दिखाया गया कि इसमें क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स की बात हो रही है। एंड द रेवोल्यूशन ऑफ हेवन एंड अर्थ, रिबिलियन अगेंस्ट द सुप्रीम किंग, यानी कि जब शैतान जो है सुप्रीम किंग यानी कि खुदा के ख़िलाफ़ हुआ। रेज्ड बाय द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ क्रिएटेड बीइंग, एट दैट टाइम क्रिएटेड बीइंग जो हाईएस्ट क्रिएटेड बीइंग थी वो सर्टन पहले था जब वो खुदा की बात करता था। देन जब वो रेबल हुआ ही वाज ओवरथ्रोन ऑफ फ्राम द पैराडाइज, यानी कि उनका जो होस्ट था उसको गिरा दिया गया पैराडाइज से। एंड द पनिशमेंट ऑफ देयर क्राइम, और उनको उनके जुर्म की सज़ा मिली। द क्रिएशन ऑफ अ न्यू रेस ऑफ रीजनेबल क्रिएचर्स। अब क्या हुआ जब उनको गिरा दिया गया तो एक और मखलूक बनी जिसको हम कहते हैं इंसान, यानी कि हम देयर ओरिजिनल हैप्पीनेस एंड इनोसेंट, देयर फोर फीचर ऑफ इमोरलिटी। लेकिन इंसानों ने भी उन्होंने जो किया उनको उनकी सज़ा मिली, यानी उनसे उनकी their four feature of immorality and their restoration to hope and peace. And we will discussing the other things in the next lecture inshallah.